हेलो, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर श्याम्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से अमन नमन चमन और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग देखेंगे साइंस क्लास 10th विज्ञान का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखेंगे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों का पीएच मान 7.0 से कम होता है, मतलब अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। कुछ हम लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है अम्ल का नाम है, जैसे सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसको आप याद रखेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसकी आवश्यकता जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो अम्ल है उसके नाम आपके सामने रख रहा हूं। सिरका, सिरका में कहता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद कर लेंगे। सिरका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर इमली, अंगूर इमली, अंगूर इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली में, अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरा, नींबू संतरा, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध, दही, दूध और दही में जो है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। घास, पत्ते, घास और पत्ते में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंग में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अम्ल का नाम है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन का मतलब होता है स्थानांतरित कर देना, विस्थापित कर देना। तो कहता है जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे क्या है, जेडीएन प्लस CuSO4, जिंक कॉपर सल्फेट, ZnSO4 प्लस Cu। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद यहां पे कॉपर सल्फेट यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कम अभिक्रियाशील धातु को लतिया दिया। हाँ। ये तो दुनिया का रीत है, आप कम एक्टिव रहेंगे लतियाए जाएंगे, आपको विस्थापित कर देगा, हटा देगा, भगा देगा। यहां जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को लतिया दिया, लतिया दिया, हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया, और जिंक उसके जगह पर स्थान ले लिया। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, एक दूसरे को विस्थापित कर देना। कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिंक सल्फेट के साथ आ गया, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो को विस्थापित होगा, इसमें स्पष्ट है। द्विविस्थापन यानी दो को विस्थापित होगा, देख लीजिएगा। वैसी अभिक्रिया जिनमें दो यौगिकों को, दो नए यौगिकों को बनाने के लिए अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड,
यहां बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहां पे क्या करता है, बेरियम सल्फेट यानी सल्फेट के साथ बेरियम आ गया। यानी कहने का मतलब है कि बेरियम जो है सल्फेट के साथ आ गया, विस्थापित हो गया, और सोडियम क्लोराइड के साथ विस्थापित चला गया। यानी ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के जगह पे विस्थापित हो गया। यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता का मतलब होता है एक प्रकार का दुर्गंध। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? क्या होता है, वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों की, कोई भी वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मिक्सचर हो गया, ठेकुआ हुआ, मालपुआ हुआ, ये सब क्या है, फुलौड़ी हुआ, पकौड़ी हुआ, ये सब तेल या वसा से निर्मित वस्तु है। तो कहता है वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण, वो जो तेल युक्त खाद्य पदार्थ है, मिक्सचर है, ठेकुआ है, मालपुआ है, अकौड़ी है, पकौड़ी है, ये नमकीन है, जितने भी तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद, गंध तथा गुणवत्ता में परिवर्तन होना, उसका स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाता है और उसका गुण भी बदल जाता है। परिवर्तन होना, गुणवत्ता में परिवर्तन होना विकृत गंधिता कहलाता है। उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे आप देखेंगे कोई भी अकौड़ी, पकौड़ी, पचौड़ी या जो भी आप वसा या तेल खाद्य पदार्थ में जो बनाते हैं, मालपुआ, ठेकुआ, 2-3 दिन के बाद उसका हम देख लेते हैं कि पता नहीं खराब हुआ है कि नहीं, उसको सूंघ करके देखते हैं, उसका मतलब गंध में परिवर्तन हो जाता है, अलग गंध उसका आने लगता है, स्वाद में परिवर्तन होता है, उसका गुण में परिवर्तन होने लगता है, वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक खाद्य पदार्थ जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उसको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, होली में फुलौड़ी बना देते हैं, गर्दा छोड़ा करके 10-15 दिन तक उसको रगड़ते रहते हैं, जबकि वो विकृत गंधिता हो जाता है। उसका खाद, उसका स्वाद, रंग, गंध, गुण में सभी में परिवर्तन हो जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहलाता है। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, विस्तारित होना, फैल जाना, उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। तो कहता है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। प्रकाश जो गुजरता है, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, धूल कण पर पड़ता है, इसी की वजह से हम उसको देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसे धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, धूल कण के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। धूल कण के माध्यम से जहां जहां धूल कण होता है सभी जगह प्रकाश क्या होता है, वहां पे पड़ता है, और ये धूल कण या अन्य पदार्थों के कारण ये क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। क्या होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश को फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन का मतलब विस्तारित होना, फैलना। कहते हैं सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्य का जो प्रकाश है उसके प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश कहलाते हैं, और उसमें जो नीला रंग होता है वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, सबसे ज्यादा वो फैलता है, नीला रंग का प्रकाश। तो उसी के वजह से जो होता है आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लें। ये जो आप दिमाग में गलतफहमी पाल लेते हैं कि आएगा, अरे ई नहीं आएगा तो क्या आएगा,
जो सिलेबस में है वही चीज नहीं आएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? हमारा नेत्र जो समान नेत्र है, समान नेत्र का मतलब बिना चश्मा लगाए हुए, इसको कहते हैं समान नेत्र। चश्मा लगा लिए वो समान नेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो समान नेत्र, अब हम इसको चश्मा लगाएं तब मेरा नेत्र समान हुआ, चश्मा हटा देंगे तो मेरा नेत्र समान नहीं, चश्मा लगाएंगे तब समान। अब हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम स्पष्ट रूप से पढ़ पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं अच्छी तरह से, या लिखा हुआ चीज को हम पढ़ पाते हैं। वही लिखा हुआ है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक रहेगा तो वो हम नहीं देख पाते हैं उसको। सुस्पष्ट, सुस्पष्ट का मतलब क्लियर, साफ साफ, उसी को कहते हैं सुस्पष्ट, मतलब स्पष्ट रूप से। 25 सेंटीमीटर से अगर नजदीक रहेगा तो हम नहीं देख पाते उसको, जो स्पष्ट दिखनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है। आंख का एक नेचर होता है कि वो जब आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा तभी उसको आराम से देख पाएगा, सुस्पष्ट देख पाएगा, पूर्णतः कंप्लीटली स्पष्ट रूप से देख पाएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। 25 से ज्यादा हो जाएगा तो भी स्पष्ट नहीं देखेगा, नजदीक हो जाएगा तो भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा या नहीं देख पाता है नेत्र। इसलिए इसका सुस्पष्ट जो दृष्टि है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 आंख स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर, जो रेटिना पर होता है, रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। 25 सेंटीमीटर से जब नीचे लाता है, आ जाता है वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है नेत्र के जो दृष्टि पटल होता है जिसको रेटिना कहते हैं, उस पर जो है स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है प्रतिबिंब। जो कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं एक पेन है, हम यहां पर है तो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं कि डोम्स का रिफिलो, लेकिन जैसा ही इसे लाते हैं तो स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखाई पड़ता। इसका मतलब है कि इसका जो प्रतिबिंब रेटिनवा है ना, दृष्टि पटलवा पर एक स्पष्ट नहीं बना है, वो साफ नहीं बनता है, नहीं देख पाते हैं, नहीं बनता है, नहीं बनता। अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखें। सब 2 नंबर का प्रश्न सब्जेक्टिव है। कहता है जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होकर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित मतलब आना, पड़ना, आपतित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है, और उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। आना, आपतित, जाना, परावर्तित। तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम भी कह रहा है लिखने के लिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, ये आपतित किरण है, ये दर्पण है। जब इस पर पड़ा, आपतित हुआ, पड़ा और परावर्तित हो गया, परावर्तन, तो आपतन किरण, परावर्तन किरण, और इस पर जो हम अभिलंब डालते हैं और ये जो बिंदु है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये वाला जो कोण होता है, दूसरा नियम, ये पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण है जिसको I से डिनोट करते हैं, और ये परावर्तन कोण है जिसको R से सूचित करते हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। ये 2 नियम है, परावर्तन के 2 मुख्य नियम है, इसको आप याद रखिएगा 2 नंबर का प्रश्न में। अगला कहता है
हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम जो वाहन में पश्च दृश्य पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगाते हैं वाहन में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, 4 व्हीलर में, ट्रक में, बस में, जो पीछे देखने के लिए हम पश्च दृश्य को देखने के लिए, पश्च माने पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं, वरीयता उसको क्यों देते हैं? कहता है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है सदैव सीधा बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। वस्तु जितना है उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एरिया को विस्तारित रूप से दिखा देता है। आप देखते होंगे बाइक में जब आप दर्पण को देखते हैं पीछे, तो कोई भी चीज को जब देखते हैं तो छोटा दिखता है, लेकिन लंबे चौड़े एरिया को दिखा देता है। यही गुण होता है उत्तल दर्पण में, इसलिए इसको वरीयता दिया जाता है। आभासी वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक हो जाता है, यानी पूरा जब हम रोड पर चलते हैं तो पूरा रोड दिखाई देता है, और उधर से जो आता है जो भी वस्तु है छोटा दिखाए या बड़ा दिखाए, हमको पता चल जाता है कि कोई बाइक से आ रहा है, 4 व्हीलर आ रहा है, या बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है, तो आगे चल रहा है तो संभल जाता है। वस्तु काफी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं दिखता होगा। ड्राइवर अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है, इसलिए पीछे जो है बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम हो जाता है, जिससे उस सतर्क होने में कामयाब होता है और उस सतर्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। आपको अंतर लिखने के लिए आता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अगर अंतर लिखने के लिए आए और ये 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आप क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 तरफ इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे, एक तरफ अवतल लिखेंगे, एक तरफ उत्तल लिखेंगे। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में जो होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या बनता है? केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसका अवतल दर्पण, इसमें प्रावर्तित सतह अंदर धंसा होता है। अवतल दर्पण का जो प्रावर्तित सतह होता है अंदर धंसा होता है, उसको अवतल कहते हैं। अंदर धंसा होता है, अंदर धंसा होता है। प्रावर्तित सतह जो है अंदर धंसा होता है, जैसे ए देख लीजिए, ये प्रावर्तित सतह है जो अंदर धंसा है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि इसमें प्रावर्तित सतह उभरा हुआ होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये उभरा हुआ है, ये प्रावर्तित सतह ये है उभरा हुआ, उठा हुआ, उभरा हुआ, उत्तल, उ से उठा, उ से उत्तल। अवतल धंसा हुआ, उ से उठल, उ से उत्तल। तो जब वो उठा हुआ उभरा हुआ रहेगा तो अवतल धंसा हुआ रहेगा। इस तरीके से याद रखेंगे। इसमें प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दोनों बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है और हम 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करता हूं और 10 क्वेश्चन के बाद मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? यदि आप इतना कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इसको ईमानदारी पूर्वक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का प्रश्न, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, अभिसरण मतलब होता है एक जगह मिलाना, अपसरण फैलाना। तो यहां अभिसरण का सेंस होता है मिलाना, एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह मिला देना, अपसरण फैला देना। तो कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण एक जगह मिलाना या अपसरण फैलाना
करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण, मिलने या फैलाने करने की मात्रा को क्या उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर, जिसे डी से सूचित करते हैं, में मापी जाती है। लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर होती है और इसे डी से सूचित करते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायोप्टर का जो वैल्यू होता है, मान होता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने पेश किया। आप लोग का फर्ज कर्तव्य है कि इसको अच्छी तरह से आप करें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में इससे रिलेटेड बहुत सारा जो हमने बताया वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और हाँ, यदि अभी तक अगर चैनल श्याम्स एकेडमी को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और चाड़ के ग्रुप में इसको भेजिए, लंबे ग्रुप में भेजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए मेहनत कर सकूं, मदद करने के लिए, आप लोगों के लिए और मेहनत को हम अपनी मेहनत को बढ़ा दें और इसको और विस्तारित रूप हम देने का प्रयास करें। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हेल्प करने की आवश्यकता है आप लोगों को। बस कुछ नहीं, सिर्फ अपने बड़े ग्रुपों में शेयर कीजिए, लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक संभव हो सके इसको आगे फैलाने का काम कीजिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। जब भी मौका मिलता है तो आपके लिए मैं तत्पर रहता हूं। आप हमारी हौसला को अफजाई कीजिए। मैं आपके लिए कठिन से कठिन मार्ग को मैं प्रशस्त करने के लिए तत्पर हूं। जय हिंद, जय भारत।